नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी एक गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी जैसी आकृति है, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। मेरा ट्विटर हैंडल है विद्रोही7 विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर हूं विजय विद्रोही पेज के हिसाब से। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने आप को राजनीति का गुरु घंटाल समझते हैं, चाणक्य समझते हैं। ऑपरेशन लोटस को तो जैसे उन्होंने पेटेंट कर रखा है, लेकिन नहले पर दहला किसने मारा, वो भी पिछले 4 साल में दूसरी बार नहले पर दहला किसने मारा और चाणक्य की राजनीति रणनीति पूरी तरह से फेल कर दी। ऐसी फेल की कि दोनों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। ये काम कर दिखाया है शरद पवार ने। महाराष्ट्र में शरद पवार ने कर दिखाया है। क्या काम किया, कैसा धोबी पाट मारा, कैसा धोबी पाट चलाया और ये दूसरी बार धोबी पाट चलाया। इसकी इनसाइड स्टोरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनिएगा आप, मजा आएगा आपको। अभी जो महाराष्ट्र का क्राइसिस हुआ कथित रूप से, उसमें शरद पवार की क्या भूमिका रही, उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूं। लेकिन पहले धोबी पाट की चर्चा कर लेते हैं जो 2019 में हुआ था। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगा था, महाविकास अघाड़ी गठबंधन बन चुका था, यानी शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक हो चुके थे। लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति शासन हटा नहीं रही थी और किसी अन्य पार्टी को मौका नहीं दे रही थी और शरद पवार को भी लग गया कि बीजेपी ऐसे नहीं मानेगी, तो धोबी पाट चला गया। क्या हुआ? अजीत पवार को लगाया गया। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, दोनों में गुपचुप रूप से कुछ पकता है और सुबह भोर के वक्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शपथ ग्रहण करवा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनके खिलाफ मामले भी वापस ले लिए जाते हैं। 72 घंटे भी ये सरकार नहीं चलती कि सरकार गिर जाती है, इस्तीफे होते हैं। अब दोबारा तो राष्ट्रपति शासन लग नहीं सकता था। इनकी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति शासन उठाया गया था और शरद पवार यही चाहते थे। ये सरकार गिरती है, राज्यपाल को मजबूरी में फिर महाविकास अघाड़ी को न्योता देना पड़ता है और उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे 2.5-3 साल तक महाविकास अघाड़ी की सरकार चलती है, जिसको एकनाथ शिंदे गुट को अलग करके बीजेपी एक चाल चलती है और दोबारा सत्ता में आ जाती है। अब दूसरा धोबी पाट। पहले देखते हैं हुआ क्या था। हुआ ये कि उद्धव ठाकरे पिछले हफ्ते शरद पवार से मिले। उसके बाद सामना में संजय राउत ने, जो मुख्य पृष्ठ है शिवसेना का, उद्धव ठाकरे गुट का, सामना स्कूप छपा। उसमें कहा कि कैसे शरद पवार ने कहा कि देखिए, मैं तो नहीं जा रहा बीजेपी में, एनसीपी भी नहीं जा रही बीजेपी में, अब कुछ विधायक व्यक्तिगत तौर पर चले जाएं तो मैं क्या कर सकता हूं, जो जाएंगे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएंगे। फिर इसके साथ साथ चर्चा शुरू हो गई गोदी मीडिया में कि बस मास्टर स्ट्रोक, ऑपरेशन लोटस, अजीत पवार गायब हो गए, अजीत पवार ने किसान सम्मेलन में जाने से मना कर दिया, अजीत पवार मिल नहीं रहे थे किसी से और शरद पवार भी पर्दे के पीछे चले गए थे। खबरें आनी शुरू हुई कि 10 विधायक पहुंचे शरद पवार के पास, कहा और क्या साहब, ईडी का बड़ा दबाव है और बाकी जांच एजेंसियों का दबाव है, क्या करें। शरद पवार ने कहा कि जो मन में आए वो करो, मैं क्या कर सकता हूं। खबरें आनी शुरू हुई 10-15 विधायक जा सकते हैं अजीत पवार के साथ, 53 है कुल विधायक। फिर आया कि नहीं, 2/3 से कम नहीं जाएंगे, 2/3 का आंकड़ा पूरा करने में लगे। गोदी मीडिया सुबह शाम नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद और उद्धव ठाकरे को डबल झटका, शरद पवार को घर का भेदी, लंका ढाए, ये तमाम चीजें आनी शुरू हो गई प्रेस के अंदर, टेलीविजन चैनलों की बहस में। अब गिरी सरकार। धीरे धीरे 53 में से 40 विधायक बता दिए गए कि अजीत पवार के साथ हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी हैं, जिसमें नाटेकर भी हैं और उसके साथ साथ छगन भुजबल भी हैं। हालांकि जयंत पाटिल जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नहीं है। इस तरह की चीजें फैलाई गई और अंत में क्या होता है? अंत में अचानक शरद पवार कहते हैं कि ये सब फेक न्यूज थी, ये सब हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। अजीत पवार सामने आके कहते हैं कि जब तक जान में जान है, जिस्म में जान है,
तब तक मैं एनसीपी के साथ रहूंगा, साहेब के साथ रहूंगा, साहेब यानी शरद पवार के साथ रहूंगा। तो हुआ क्या ये? क्या अजीत पवार डर गए? क्या अजीत पवार को मना लिया गया? या अजीत पवार उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, या विसल ब्लोइंग एक्ट थी जो ड्रामा खेला शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर? यह स्क्रिप्ट सनाम रची गई थी और चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य, डबल चाणक्य को भी कानो कान खबर नहीं हुई। इससे हुआ क्या ये बताऊं मैं आपको, या पहले बता दूं कि खेल क्या रचा गया? खेल ये था कि शरद पवार को लग रहा था कि बीजेपी पोचिंग की कोशिश कर सकती है, जिसको एक्सपोज करना है। शरद पवार को लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर खिलाफ गया तो एकनाथ शिंदे के 16 लोगों को अगर डिस्क्वालीफाई किया तो बाकी 40 की सदस्यता भी खतरे में पड़ेगी। इससे बीजेपी डेस्परेट होकर एनसीपी और फिर कांग्रेस में तोड़फोड़ करेगी और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी। तो एक्सपोज करना है बीजेपी को। बीजेपी ये चाल चल सकती है, जनता के सामने उनके ऑपरेशन लोटस को फेल करना है। इसके लिए खुद ही एक ऑपरेशन लोटस जैसी चीज रच ली गई। उद्धव ठाकरे के साथ बैठक होती है शरद पवार की, उसमें यह सारा ड्रामा रचा जाता है। अगले दिन संजय राउत मिनट टू मिनट अकाउंट पेश कर देते हैं सामना स्कूप के हिसाब से। तब भी बीजेपी की और गोदी मीडिया के समझ में नहीं आया, पॉलिटिकल पंडितों के समझ में नहीं आया कि आखिर सामना ये सब अंदर की चीजें क्यों छाप रहा है। उसमें शरद पवार की हेल्पलेसनेस जताई जाती है। ये बताया जाता है कि बीजेपी वाकई में तोड़ने में लगी है और कुछ विधायक टूट के जा भी सकते हैं और शरद पवार का उन विधायकों पर होल्ड भी नहीं रह गया है। तो बीजेपी को मनोबल बढ़ा, गोदी मीडिया ने बढ़ चढ़कर खबरें छापनी शुरू की, माहौल बनाना शुरू किया और शरद पवार यही चाहते थे। शरद पवार चाहते थे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन और मजबूत हो जाए। हो गया। शरद पवार चाहते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ आता है तो महाविकास अघाड़ी को पॉलिटिकल अपना प्रभुत्व जमाने का और सत्ता में वापस आने का एक मौका मिले। ऐसे मौके की संभावना जग गई है। शरद पवार चाहते थे कि एकनाथ शिंदे के गुट में भी फूट डाली जाए कि देखिए बीजेपी किसी की सगी नहीं है, जब आप लोग संकट में हैं तो आपको उबारने की बजाय अब हमारे अजीत पवार से बात कर रही है और अजीत पवार को मुख्यमंत्री तक बनाने को तैयार हो गई है, क्योंकि खबरें छप रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में बुला लिया जाएगा और अजीत पवार मुख्यमंत्री बन गएंगे। तो इससे एकनाथ शिंदे गुट में भी फूट डालने की कोशिश हुई ताकि बीजेपी से उनके रिश्ते खराब हो, और इसका असर भी दिखा। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कह भी दिया, जो अखबारों में भी छपा है, कि देखिए अगर कुछ विधायक या अजीत पवार अगर व्यक्तिगत तौर पर एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर एनसीपी का कोई धड़ा टूट कर आता है तो इसका बिल्कुल स्वागत नहीं किया जाएगा, ये हमारे खिलाफ होगा। और एक और चीज शरद पवार चाहते थे कि वो उन इंडिविजुअल विधायकों को भी मैसेज भेजना चाहते थे कि अगर आप हमें छोड़कर बीजेपी में गए, अगर आपने बीजेपी का दामन थापा, तो आप समझ लीजिए कि आप शरद पवार की पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। और महाराष्ट्र में जब तक शरद पवार जिंदा हैं तब तक शरद पवार की पीठ पर छुरा भोंककर उनको धोखा देकर सत्ता में कोई सरवाइव नहीं कर सकता, दोबारा चुनाव जीत कर नहीं आ सकता। ये सेंटिमेंट से भी खेल रहे थे शरद पवार। तो तीनों चीजों में वो कामयाब हुए हैं, ये बात कही जा रही है। और एक ऐसा धोबी पाठ चलाया है जिससे बिलबिला कर रह गई है बीजेपी और गोदी मीडिया को समझना चाहिए था कि आखिर शरद पवार ने इतने हेल्पलेसनेस क्यों हो गए हैं। शरद पवार अचानक झुक से क्यों है, शरद पवार अचानक दबाव में क्यों आ गए हैं, शरद पवार सामना स्कूप का खंडन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं खंडन, तत्काल खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार जब उन पर इतनी सारी चीजें आ रही हैं, 30 एमएलए हो गए, 40 एमएलए हो गए, 42 एमएलए हो गए, तब भी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये खबरें फैलाई गई कि एक पूर्व एनसीपी के सांसद हैं जो मदद कर रहे हैं अजीत पवार और बीजेपी को एक खेमे में लाने की, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। सुप्रिया सूले के इस
बयान को कि 15 दिन में 2 धमाके होंगे, एक महाराष्ट्र में होगा और एक दिल्ली में होगा, इसको गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी सब ने एक स्वर में बांध दिया कि भाई सुप्रिया सुले ने भी स्वीकार कर लिया है कि महाराष्ट्र में गद्दी जा रही, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ रही है, एनसीपी में फूट पड़ रही है और दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में महाराष्ट्र की 48 सीटें जीतने का सपना या कम सीटें हारे, इस बात की संभावनाएं बीजेपी के पक्ष में जारी हो गई हैं। अरे भाई, कुछ तो समझ में आना चाहिए था कि ऐसे धमाकों की घोषणा सुप्रिया सुले अपने मुंह से क्यों कहेगी। तो सुप्रिया सुले की नजर में धमाका ये था कि पोचिंग का ऑपरेशन लोटस का जो धमाका बीजेपी कथित रूप से करने जा रही थी, वो सूतली बम भी नहीं निकला, फुस जिसका बारूद गीला निकला वो साबित हुआ। तो धमाका कर दिया किसने? शरद पवार ने। धमाका किसने कर दिया? उद्धव ठाकरे ने। धमाका किसने कर दिया? महाविकास आघाड़ी ने। धमाका इनडायरेक्ट रूप से किसने कर दिया? अजीत पवार ने। और दूसरा धमाका दिल्ली में क्या हुआ कि चूल्हे हिल गई बीजेपी की आला कमान की। समझ में नहीं आ रहा बीजेपी की आला कमान को कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो अपनी सरकार कैसे बचा पाएंगे। अब तो वो पुल भी टूट गया, वो जरिया भी टूट गया, वो छवि भी खराब हो गई और वो एक्सपोज भी हो गए और विजल ब्लोअर के तहत वो सब बिल्कुल एक तरह से सियासी रूप से ये कि हमाम में नंगे हैं वो वाली कहावत सिद्ध हो गई। ये मास्टर स्ट्रोक था शरद पवार का। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर आग्रह कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।